डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे अपने पुराने लेक्चर की कंटिन्यूएशन में थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन या थ्योरीज इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 10 सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी से ताल्लुक़ है और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं इनके पोस्टुलेट्स और उनके ऑब्जेक्शंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम उन थ्योरीज के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं, उनके स्टेटमेंट्स क्या हैं, उनमें ऑब्जेक्शंस जो लोगों ने की थी वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं, और उसके बाद उसको समराइज करेंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरीज इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका था कि व्हाट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मींस कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनकी बॉडी कंपोज्ड है, बनी हुई है मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, जिनमें एक बड़ी एग्जाम्पल है डीएनए। डीएनए दैट कंटेन्स जीन्स, और आपको पता है कि जीन्स आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये वही खुसूसियात हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं, और एवोल्यूशन के प्रोसेस के अंदर ये इनहेरिटेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि अगर चेंजेस किसी ऑर्गेनिज्म के हद तक भी हों और डेवलपमेंट सिर्फ एक एनिमल में ही हो, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ये पास ऑन ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में एवोल्यूशन का प्रोसेस प्रोसीड नहीं करता। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज इसके अंदर शामिल है। नंबर 1 एक है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये थ्योरी पेश की थी लमार्क ने। देन द विज़मन थ्योरी, थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी, ये इस थ्योरी के अगेंस्ट में पेश की थी विज़मन साहब ने, और इस थ्योरी ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थ्योरी को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी पेश की थी डार्विन ने, और इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली और इसे पब्लिश किया बाकायदा, और इसकी रिकॉर्ड सेल भी हुई। जिस किताब के अंदर डार्विन ने अपनी इस थ्योरी को पब्लिश किया था उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट थ्योरी आती है डिक्रीज म्यूटेशन थ्योरी। इसे हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी कहते हैं। डिक्रीज स्पॉन्टेनियस या इंस्टेंटेनियस एवोल्यूशन का बहुत बड़ा हामी था। इसकी थ्योरी क्या आएगी, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं पहले लमार्क की थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने, और इन्होंने एवोल्यूशन के नज़रिए के मुताबिक अपनी एक थ्योरी पेश की। इनको बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। खैर हम उसकी डिटेल में नहीं जाते कि ये क्या हुआ इनके साथ, कैसे हुआ सारे मामला। हम आते हैं डायरेक्टली इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ जो कि एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, इनके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की तरफ। तो जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क की जो थ्योरी है उसके 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, एंड नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। ये 3 पोस्टुलेट्स आपने याद रखने। नंबर 1 इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नंबर 2 यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, नंबर 3 इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। आइए पहला कैरेक्टर देखते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि
एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ चीज़ों को फेस करते हैं, मुख्तलिफ चेंजेस को फेस करते हैं, जैसे कि गर्मी का बहुत ज़्यादा हो जाना और पानी की कमी का शिकार हो गए, जैसे क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा आई और एनिमल्स जो है वो इंतहाई सर्द माहौल के अंदर मुब्तला हो गए और उसका सामना कर रहे हैं और उसके अंदर बमुश्किल सर्वाइव कर पा रहे हैं। भूख और प्यास की वजह से एनिमल्स जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा आसानी के साथ नहीं सर्वाइव कर पा रहे। तो ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जो एनिमल्स के ऊपर दर्जा बदर्जा पड़ते रहते हैं। ये तो एनिमल्स के लिहाज से हो गए। अब एनिमल्स मिसाल के तौर पे पोलर बेयर, अगर पोलर बेयर अपनी बॉडी के अंदर स्किन के नीचे एक थिक मोटी फैट्स की लेयर डेवलप नहीं करे तो ऐसी सूरत में इस बर्फानी माहौल में उसका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाए। तो एनिमल अपने अंदर ये डेवलप करता है। ऊंट है, सहराई जहाज कहा जाता है उसको, और ऊंट जो है ये जब सहरा में या डेजर्ट में मूव करता है तो उससे पहले अपने जिस्म के अंदर पानी का जखीरा कर लेता है ताकि वो लॉन्ग सर्वाइवल के लिए कारगर साबित हो सके। तो ये एक अडॉप्टेशन है उन्हें अपनी जिस्म के अंदर, और इसी तरह से उनका जो हम्प होता है जिसके अंदर फैट्स या कुहान जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग ट्रेवल के लिए वो अपने अंदर फैट्स को डिपॉजिट कर लेता है ताकि ग़िज़ा की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। तो गोया माहौल की सख्ती या माहौल में होने वाली तब्दीली के असरात एनिमल्स के ऊपर पड़ते हैं और एनिमल्स उस लिहाज से अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करते हैं। एक लोहार की एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई, और उस लोहार की एग्जाम्पल में क्या उसके हाथ सख्त होते हैं। तो लम्हात के मुताबिक माहौल की जो ये सख्तियाँ हैं ये किसी जानदार के अंदर उसके बेटर सर्वाइवल के लिए डेवलप तो हो गई। तो अब उस ब्लैक स्मिथ या उस लोहार की नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी मैच्योरिटी के लेवल तक ये हाथों की सख्ती का कैरेक्टर ट्रांसफर होगा। तो एनिमल्स भी इसी लिहाज से अपने अंदर जो कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं उन कैरेक्टर की इनहेरिटेंस का प्रोसेस होता है। अच्छा जी, दूसरा पहला हो गया इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब दूसरा कैरेक्टर है, पोस्टुलेट है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एनिमल्स जिन ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वो एनिमल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, वेल डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स को इस्तेमाल नहीं करते वो ग्रेजुअली रिड्यूस होते चले जाते हैं और एक वक्त ये आता है कि वो नाकारा हो जाते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल हम अपने इर्द गिर्द की लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो गया। अब वो एक्सीडेंट होने के बाद आपने देखा होगा उसके ऊपर हाथ पे या पाँव पे प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ जाता है। 4 महीने के बाद जब वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उतारा जाता है तो उसके हाथ या पाँव जिस्म का वो हिस्सा काम नहीं करता, बल्कि वो भी वैसे ही स्टिफ हो जाता है, अकड़ा रह जाता है। उसके लिए फिजियोथेरेपी करवाना एक ज़रूरी हो जाती है, मूवमेंट एक्सरसाइज वगैरह। तो अब आप सोचिए कि अगर ये अमल किसी जानदार में उसके ऑर्गन्स के लिहाज से सालों, महीनों नहीं सालों और सदियों और उनकी नस्लों में जारी रहे तो ऐसी सूरत में उनमें भी ये तब्दीलियाँ पैदा होंगी कि या तो उनके ऑर्गन्स रिड्यूस हो जाएंगे या फिर नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, और जिनको वो डेवलप कर रहे हो, जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे वो वेल डेवलप हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए ह्यूमन इंटेस्टाइन और यहाँ पर आपको अपेंडिक्स का रीजन नजर आ रहा है, और आप ये जानते हैं कि ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है ये एक नॉन फंक्शनल रुडिमेंट्री ऑर्गन है, यहाँ पर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये देखें कि एक रैबिट है, ये रैबिट है, इस रैबिट के अंदर ये सीकम का हिस्सा है और यहीं पर ये अपेंडिक्स मौजूद है। इस रैबिट के अंदर ये अपेंडिक्स का जो रीजन है ये रीजन फंक्शनल होगा और यहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा।
अब आप जानते हैं कि ह्यूमन की फीड और रैबिट की फीड में फर्क है। वो प्योरली हर्बीवोर है, ह्यूमंस ओमनीवोर है। तो अब उसको सेल्यूलोज इनटेक रैबिट के अंदर ज़्यादा है, तो उसे एडिशनल सेल्यूलोज को भी डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरत थी, लिहाजा उसने अपने अपेंडिक्स के रीजन को फंक्शनल किया और वहाँ पर सेल्यूलोज के डाइजेशन वाले बैक्टीरियम और एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये सबसे पहले लिजर्ड लाइक स्नेक, इसके अंदर आपको ये लिम्स नजर आ रहे हैं, 4 लिम्स भी हैं, हैंड लिम्स भी हैं और ये आज के दौर में भी इस तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं। तो किसी ये स्नेक्स इसी तरह के लिजर्ड की तरह के एंसेस्टर से वजूद में आए और शुरू में उनके लिए प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स क्या आई कि भाई अगर कोई छोटे मैमल्स उस जमाने में डेवलप हो चुके थे, उन मैमल्स ने इन लिजर्ड लाइक स्नेक्स को शिकार करना शुरू किया, तो इनके अंदर अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से अपने बिल में घुसने की सलाहियत पैदा करना थी। अब जाहिर है कि वो बिल के अंदर घुसते तो उनकी अपेंडेजेस जो है वो हिंडर होती, रुकावट बनती, लिहाजा एनिमल्स ने इन्होंने अपनी 4 लिम्स और हाइंड लिम्स के यूज़ को रिड्यूस करना शुरू किया और जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये डेवलप करने में कामयाब हो गए कि इनकी बॉडी के अंदर ये लिम्स या लेग्स मौजूद ना रहे, लेकिन इनकी बाकियात, इनकी रुडिमेंट्स आप देख सकते हैं स्नेक के स्केलेटन में, जिनमें पेल्विक और पेक्टोरल गर्डल की बोन्स रुडिमेंट्री फॉर्म में मौजूद हैं, बावजूद इसके कि इनमें लिम्स मौजूद नहीं है। तो ये जिस तरह से मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिखाई स्नेक की, इस स्नेक की एग्जाम्पल में आप ये देखिए ये जो लिम्स मौजूद हैं आज भी मौजूद हैं, तो ये एक और बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है पुराने ज़माने के और आज के दौर के स्नेक्स के दरमियान। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि लमार ने भी बताई और वो एग्जाम्पल है वेल। ये देखिए प्रिमिटिव वेल में टीथ हुआ करते थे, यहाँ पे आपको दांत नजर आ रहे हैं। वेल एक मैमल है और इस मैमल में बहुत ज़बरदस्त खुराक और ज़्यादा मिकदार में खुराक हासिल करने का अमल होता है। ये जो वेल है, चूंकि ये फिल्टर फीडर है, ठीक है, फिल्टर फीडर का मतलब पानी के अंदर जितना भी मटेरियल, प्लैंक्टॉन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तमाम के तमाम, इवन छोटे नेक्टॉन्स भी, उनको अपने मुंह में पानी के साथ भरना, उनको छानना, पानी को बाहर निकाल देना और उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को एक निवाले की शक्ल में निकल लेना, ये आसान अल्फाज में फिल्टर फीडिंग का प्रोसेस कहलाता है, जो समंदर के एनिमल्स में होता है या एक्वेटिक एनिमल्स में होता है। तो वेल में चूंकि दांतों की ज़रूरत नहीं रही, लिहाजा उनकी बॉडी के अंदर, उनके माउथ के अंदर दांतों की जगह पे ब्लीन की फॉर्मेशन हो गई, यानी झालर नुमा स्ट्रक्चर जो कैरोटिनाइज्ड प्रोटीन का बना हुआ था और आज मौजूद है। तो लिहाजा जब वेल बहुत सा पानी अपने मुंह में दाखिल करके जब मुंह को बंद करती है तो झालर नुमा स्ट्रक्चर से पानी तो बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स है वो मुंह के अंदर ही रह जाते हैं और खा लेती है। तो चूँकि बहुत बड़ा एनिमल है, लिहाजा ग़िज़ा भी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो दांतों के इस्तेमाल की इतनी ज़रूरत नहीं थी, फिल्टर फीडिंग की एडॉप्टेशन इख्तियार की और दांत रिड्यूस हो गए। ठीक है जी, तो ये दूसरी एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं तीसरे पोस्टुलेट की तरफ और वो तीसरा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। और ये बड़ी मशहूर ज़माना एग्जाम्पल है जो लमार के नाम के साथ ही जोड़ी जाती है। जिराफ, जिराफ जो है ना, ये छोटे ज़ीब्रा लाइक एंसेस्टर से वजूद में आए और ज़मीन पर जब ग्रीनरी या प्लांटेशन ख़त्म हुई और स्कार्सिटी ऑफ फूड का सामना इनको करना पड़ा, तो ऐसी सूरत में फिर इन्होंने अपने 4 लिम्स को और अपनी नेक को
स्ट्रेच करना शुरू किया ऊंचे दरख्तों से ग़िज़ा हासिल करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर इनकी नेक थोड़ी स्ट्रेच हुई, फोरलिम्स भी स्ट्रेच हुए, ये भी स्ट्रेच हुए, लिम्स भी स्ट्रेच हुए, और होते होते आज इस शक्ल में आपको ये नजर आते हैं। तो इनकी नेक भी इलॉन्गेट हो गई, स्ट्रेच हो गई, और हाइंड फोरलिम्स भी स्ट्रेच हो गए। और इस कैरेक्टरिस्टिक को आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इन जिराफ ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इनहेरिट भी किया। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक जो जिराफ ने एक्वायर की बाकायदा अपने सराउंडिंग से या अपने अंदर डेवलप की, इसकी इनहेरिटेंस का प्रोसेस प्रोसीड किया। तो यहाँ पर इसके नजरियात, इसके पोस्टुलेट्स कंप्लीट होते हैं। आइए देखते हैं थोड़े इनकी ऑब्जेक्शंस की तरफ। डार्विन लामार्क की थ्योरी में थोड़ी सी और एक दो बातें और कर लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल और भी दी उसने, कीवी आपको पता है एक बर्ड है जिसके विंग्स जो है वो रुडिमेंट्री होते हैं। फूड ऑफ मॉडर्न हॉर्स, इसका मैंने आपको जिक्र किया कि इसमें स्प्लिट बोन की फॉर्मेशन होती है टासल्स के फ्यूज होने की वजह से। वेब फीट ऑफ डक, बतख के पाँव में वेब झिल्ली की फॉर्मेशन ताकि वो पानी में आसानी के साथ स्विम कर सके। और लॉस ऑफ टीथ की मैंने एग्जांपल आपको दे दी। तो ये तमाम की तमाम अडॉप्टेशंस एनिमल्स ने अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से हासिल करी। अच्छा जी, आते हैं ऑब्जेक्शन की तरफ। तो पहला ऑब्जेक्शन जो रेज किया गया वो ऑब्जेक्शन था म्यूटिलेशन से मुतालिक। और म्यूटिलेशंस कहते हैं उन खराबियों, उन बीमारियों, उन नकाइस को जो किसी हादसे के बायस किसी एनिमल में डेवलप हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे कोई हॉर्स है, अब उसकी हॉर्स की एक टांग टूट गई किसी हादसे की वजह से। अब उस हादसे की वजह से जब टांग टूट गई तो वो 3 टांगों वाला हो गया। लोगों ने यह एतराज किया कि चूंकि उसकी बॉडी के अंदर ये चेंज आ गया कि अब वो 4 के बजाय 3 टांगों वाला हो गया और इसी तरह से सारी जिंदगी लंगड़ा के चल रहा है, तो ये 3 टांगों वाला कैरेक्टर उसकी नेक्स्ट जनरेशन में क्यों नहीं मुंतकिल हुआ कि भाई उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी वो 3 टांगों वाला ही हॉर्स होना चाहिए था 4 के बजाय। ठीक है, तो उस जमाने के लोगों ने ये ऑब्जेक्शन किया। अच्छा जी, as a result of accident and disease are not inherited. Next, boards in ear. आपको पता है कि हमारे यहाँ खवातीन और बच्चियों में नाक कान छिदवाने की एक रिवायत मौजूद है, एक रस्म मौजूद है और ज़रूरी समझा जाता है और ये सदियों से अमल चला आ रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पैदाइशी तौर पे, क्योंकि ये जो खुसूसियत हैं जो ये अमल करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं और चाहते हैं कि भाई ये चीज़ हमारे अंदर डेवलप हो, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि पैदाइशी तौर पे इन बच्चियों में नाक और कान में सुराख पहले से ही मौजूद हो, इनको ये तकलीफ की उठाने की ज़रूरत ही ना पेश आए। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन जो किया वो था सर्कमसिजन से मुतालिक। सर्कमसिजन का मतलब होता है कि छोटे बच्चों में, बॉयज़ में पैदाइश के वक्त पेनिस के ऊपर एक स्किन मौजूद होती है और ये भी अमल सदियों से चला आ रहा है कि पैदाइश के बाद इस स्किन को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पर ये अमल पहले से ही मौजूद हो और वो सर्कमसाइज्ड दुनिया में पैदा हो। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो थ्योरी थी वो थी विज़मन की थ्योरी। विज़मन साहब ने एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के नजरिए में एक और इजाफा किया और इन्होंने जो थ्योरी पेश की उसका नाम था जनरल कंटिन्यूटी थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक इन्होंने लामार्क को ये कहा कि भाई बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल्स होते हैं जो सोमैटिक सेल्स होते हैं और एक सेल्स होते हैं जो जर्मिनल सेल्स होते हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई आपने एग्जांपल दी जिराफ की, फॉर एग्जांपल। अब जिराफ के अंदर जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं वो तो उसकी गर्दन में हो रही हैं, उसकी टांगों में हो रही हैं। तो जिस्म में याद रखिएगा सिवाय स्पर्म्स
और एग्स के, जो कि टेस्टिस और ओवरीज में पैदा होते हैं, बनते हैं ये सेल्स। इनके अलावा पूरे जिस्म में जितने भी सेल्स हैं, इवन टेस्टिस के सेल्स भी जो डिप्लॉयड होते हैं, उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। उन सोमैटिक सेल्स से बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। और ये जो रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं जर्मिनल सेल्स। तो लोगों ने ये कहा कि विजमन साहब ने ये कहा कि भाई ये जो नेक का बढ़ जाना है और पाँव का लंबा हो जाना है, ये तो सोमैटिक सेल में होने वाली चेंज है, इसका रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल्स के ऊपर कैसे असर पड़ता है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि ये चूहे लिए, इनकी दुमें काट दी, फिर इनकी कपलिंग करवाई, उससे ऑफस्प्रिंग्स आए, उनकी भी दुमें काट दी, और बार बार दुमें काटने का अमल करते रहे उनकी जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। और बिलाखिर इन्होंने ये कहा कि भाई 10वीं जनरेशन में भी ये जो रैट है, इसकी दुम उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हासिल हो रही है, लिहाजा मैं तो इन्वायरमेंट दे रहा हूँ इस सिजर के जरिए से कि भाई इन्वायरमेंट है कि इनके अंदर ये दुम का कैरेक्टर खत्म हो जाए, क्योंकि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि हर जनरेशन में ये अजियत का शिकार होते हैं इस लिहाज से, लिहाजा इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन 10वीं जनरेशन में और नेक्स्ट जनरेशन में भी ये अमल ऐसे ही नजर आता है, ये कैरेक्टर नजर आता है। तो इन्होंने कहा कि एनी चेंज अराइज फ्रॉम जर्मिनल सेल्स एंड चेंजेस दैट अकर्स इन लाइफ टाइम इन सोमैटिक सेल्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है जी। तो विजमन साहब के स्टेटमेंट के साथ लमार्क की थ्योरी और विजमन थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी इख्तिताम पज़ीर होती है। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में जिक्र करेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।